आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी गद्यखंड का चैप्टर है 6 नंबर बहादुर, जो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका लेखक परिचय हो गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। अभी तक हमारे 94% से अधिक व्यूअर है जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। इसमें मुख्य रूप से बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट कहानी है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। दिया है कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चखैट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। लेखक जो अमरकांत जी ने यहाँ पे बोले हैं कि बहादुर के बारे में, वह जो आया जो कि ठिगना चकैट, गोरा रंग और चपटा मुँह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर किस रंग के जूते पहने था। भूरा रंग का हो जाएगा इसका आंसर। और निर्मला कौन थी? तो निर्मला थी जो कि लेखक के पत्नी यानी अमरकांत जी के पत्नी निर्मला थी। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे की ओर देखते हैं। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। लेखक बोल रहे हैं कि मेरे घर में कई कारणों से नौकर रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। जो मेरे सभी भाई हैं वो नौकर को रखे हुए और बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो यहाँ से जो दिया गया है, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। किसको लेकर आए थे? तो बहादुर को लेकर आए थे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बहादुर को लेकर लेखक के कौन आए थे। तो लेखक के संबंधी जो कि उनके साला साहब आए थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। लेखक बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने बहन की शादी में घर गया तो वहाँ देखे आप कि वहाँ पे तो नौकर है और वहाँ नौकरों के सुख देखा और अनुभव किया। तो मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। फिर यहाँ से आगे की ओर देखते हैं। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। जो वह लड़का आया था वह एक नेपाली लड़का था जिसका घर था जो बिहार और नेपाल की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। जो बहादुर था उसका पिताजी जो कि युद्ध में मारे गए थे और उनके माताजी थे जो कि उनके सारे परिवार की भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता।
जो बहादुर के माँ थी वह चाहती थी कि जो लड़का है जो कि अब घर के काम में अपने हाथ को बढ़ाए, घर के काम करने में मदद करे, परंतु वह था जो कि पहाड़ों पर निकल जाता था और पक्षी के घोंसलों से कभी चिड़ियों को निकालता था, वहीं से कभी फल तोड़ तोड़ कर खाता था। जो बहादुर था तो कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है जब बहादुर ने भैंस को ले गया था चराने के लिए, तो उसको वह बहुत मारा जिसको उसकी माँ थी जो कि बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा उनका बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा। अचानक जब उसकी माँ ने भैंस को देखा तो वह सोचने लगी कि अचानक यह बेजुबान जानवर जो कि चरना छोड़कर यहाँ क्यों चले आया। जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। जब वह लड़का आया तो उसके माँ ने जो भैंस की मार की अनुमान लगाया और उसकी दुगनी पिटाई कर दी और वहाँ उसको छोड़कर चले आए। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। ये जो भी बात अभी पढ़ रहे हैं यह बहादुर के ही बारे में है। जब सवेरा होने को आया तो वह वहाँ पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। जब सवेरा होया तो वह चुपके से अपने घर आया और माँ की हंडिया से 2 रुपये को निकाला और वहाँ से भाग गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। जब लेखक ने उस लड़का से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने बताया दिल बहादुर। जब दिल बहादुर बोला तो उसके एक स्वर में सा ब की झंझनाहट सी सुनाई दी। देखिए उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, उसने बहादुर से बोला कि इस गांव में बहुत ही तुच्छ लोग रहते हैं, तो वह न किसी के यहाँ जाए और न ही किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर घिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़े से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें जो बहादुर से है, बहुत सी बातें बताया गया कि उसे जो इस घर में है उसे सभी से ढंग और शऊर से बात करना है, उसी तरह से उसे बताया गया। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। अंत में जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, उसने दिल बहादुर उसका पूरा नाम था, उससे दिल शब्द हटा दिया तो उसका नाम हो गया बहादुर। यहाँ से ही कहानी का शीर्षक में नाम आता है बहादुर।
आगे की ओर देखेंगे, उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़कों वर के सॉरी छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। जब सवेरा होता था तो जो उस गांव के छोटे छोटे लड़के थे वह वहाँ आता और बहादुर से तरह तरह के प्रश्न पूछता, जैसे ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो। जिसमें उससे प्रश्न पूछा गया कि ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, तो ये तुमने शेर देखा है, ऐसे ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उसे उसी तरह की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। आगे की ओर देखते हैं। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरों औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ़ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। जो निर्मला थी वह बहुत ही गर्व से आंगन में खड़ी होकर अपने पड़ोसियों को सुनाती थी कि बहादुर अगर तुम नाश्ता क्यों नहीं कर ले तो। और भी बातें जैसे कि भले ही उनके जो पति से के बारे में बोल रही हैं कि उन्होंने तो कह दिया है कि भले ही 100-150 रुपये जो महीना में बहादुर पर खर्च हो गया परंतु इससे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि एक नेकर कमीज तो बढ़िया थी उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े हैं जो कि बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। जो बहादुर था वह चाय भी बनाता था, अंगीठी जलाता था, पोछा लगाता था, यही उसका काम था। और दोपहर में जो वह बर्तन मलता था वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। अब उस समय की बात आती है जब निर्मला की जो कि तबीयत थी वह कुछ ठीक नहीं थी। तो बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। दोस्तों यह कहानी है जो कि पहले की घटना को दर्शाया गया है। लेखक पहले की घटना को एक कहानी के रूप में लिखते हैं। आगे देखते हैं। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। जब शाम में जो लेखक थे जो दफ्तर से आते थे तो उनके घर के सभी सदस्य आते थे और अंत में जो बहादुर था वह भी आता था और लेखक को देख सिर झुका लेता था और मुस्कुराने लगता था। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बापूजी बहन जी का एक सहेली आया था या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह तरह हंसने लगता था, गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी।
जैसे फूल की पंखुड़ियों बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा करते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। आगे कोई और देखेंगे दोस्तों। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो वो जवाब देता नहीं। फिर निर्मला पूछती क्यों? तो वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? फिर निर्मला पूछती है कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? तो बहादुर बोलता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। दोस्तों यह रियल बात है जो कि यहाँ पे बताया गया है। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत नज़र आता था। इसके बाद कुछ प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। लेखक बोल रहे हैं कि अब इतनी सारी घटनाओं के बाद जो कि बरसात का समय आ गया था और कभी बारिश होती थी तो कभी रुकती थी, और मैं जो कि अपने आप को बहुत ही ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह तक बात नहीं करता। जो लेखक थे वह अपने अगल बगल के अपने मोहल्ले के लोगों को साफ ही तुच्छ समझने लगे। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर, किसी और ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वहीं आजकल नौकर रख सकता है, घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्लों में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। फिर आगे की ओर देखेंगे। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खर भी नहीं टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करनी होती तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। तो देखिए दोस्तों, जब एक नौकर को रखा तो वह कितनी सी जो मामूली से भी मामूली काम हो, जैसे कि नीचे पेंसिल गिरा हुआ है तो वो भी खुद नहीं उठा सकता, बहादुर को ही बोलता है कि बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इतनी जो उसके पास है ये आ गया। तो इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब में रहने का कायल था
और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। लेखक के बड़े लड़के थे जो कि जिसका नाम किशोर था, वह बहुत ही रोब दाब में रहता था और बहादुर को अपने अनुशासन में रखने की पूरी वह महसूस करता था, जो कि वह सोचता था कि बहादुर को मैंने ही अपने अनुशासन में रखा है। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशें की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती, तो जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता। अगर एक काम भी छूटा तो यहाँ पे गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उसको ऊपर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़े हो जाता चुपचाप। और किशोर देखिए क्या बोलते हैं फिर। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। जो किशोर है जो चेतावनी देता बहादुर को, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। जब यह सब बातों को लेखक को बताया गया है, उनके पत्नी ने बताया, तो वह ये सोच के छोड़ दिया कि बहादुर भी बदमाशी करता होगा तभी तो यह कर रहा है। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। जब लेखक बोल रहे हैं कि जब मैंने दफ्तर से आया तो देखा कि किशोर है वो बहादुर की पिटाई कर रहा है और निर्मला दूर से उसे मना कर रही है। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। जब लेखक ने पूछा कि बहादुर तुम साइकिल की सफाई क्यों नहीं करते, तो उसने बताया कि भैया ने बाप को लाकर क्यों खड़ा किया। आगे वह रोते हुए बोला, वह रोते हुए इस बात को बताया। दोस्तों बहुत ही यह जो कि दिल को दहलाने वाली कहानी है। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं करेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़कों मार नहीं खाते। जब लेखक ने यह सब बातें समझाया कि देखो बहादुर ये सब करना अच्छी बात नहीं है, रूठना फूलना, यह तुम एक घर के लड़के की तरह हो तो इसी तरह से तुम रहो और अपनी काम को है जो कि अच्छी तरह से करो।
हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। बहादुर से कहते हैं कि जाकर दूसरे घर में देखो, जो नौकर चाकर है वो 2 वक्त की रोटी के लिए यानी अपने भोजन के लिए, भरपेट भोजन के लिए है, जो कि तरसते रहते हैं। फिर कहते हैं चलो ये सब खत्म हुआ, अब अपनी तुम काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। यह सब घटना के बाद जो बहादुर था वो फिर से खुशी नज़र आने लगा, प्रसन्न नज़र आने लगा, और फिर वह रात में था जो कि अपनी टोपी निकाल कर और फिर उसे पहनकर गाने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। अब कुछ दिनों के बाद फिर से एक नई बात आई, जो कि निर्मला थी लेखक की पत्नी। वह बहुत ही पतली पतली रोटियां बनाती थी और वह इसीलिए जो रोटी थी वह खुद बनाती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपना रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। अब देखिए यह कौन सा एक नया बात आ गया जो कि यहाँ पे निर्मला की पड़ोसी बताती है कि जो नौकर चाकर होती है वह पतली खाने से उसके आदतें बिगड़ जाती है, तो बहादुर से बोले कि वह खुद अपना रोटी बना ले। यह बात निर्मला को जंच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। जब उसे बताया कि यह जो नौकर चाकर है वो महीन खाने से उसकी आदतें बिगड़ जाती है, तो देखिए कितनी ही यहाँ पे बेशर्मी की बात हुई कि जो वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। फिर देखिए क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। बहादुर से निर्मला ने पूछा कि क्या हो गया रे, तो बहादुर था वह कुछ भी नहीं बोला। फिर बोलती है निर्मला, देखिए चल चुपचाप अपनी रोटियां, बोलती है चल चुपचाप अपनी रोटियां बना, यानी कि अपनी चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। देखिए अब बहादुर को कितना यहाँ पे ये किया जाता है कि कहते हैं चल बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। तू कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। बाहरे इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है। जब बहादुर ने उसी तरह से खड़ा तो निर्मला ने भी एक थप्पड़ जड़ दिया और कही कि सुअर कहीं वाली, इसी तरह से कुछ जो कि किशोर मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। फिर देखिए मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की ओर देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।